ये स्टूडेंट्स जो हमने कंसेप्ट किए हैं जैसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, उसके कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन show the formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage। ये जो बॉन्ड शो किया हुआ है, जब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाएगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाने पे कौन सी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेगी वो बताना है आपको। सबसे पहले इसका ये है ना CH3S CH3, इसमें ये कौन सा ग्रुप होता है, सल्फर, जिसमें दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, इसको बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है ये, थायो ईथर, थायो ईथर ग्रुप। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो हेट्रोलिटिकली कैसे टूटेगा, तोड़ना हेट्रोलिटिकली ही है। ओके, देखो जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है उसके केस में क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम पे मूव करते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन और सल्फर में से कौन सा बॉन्ड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर। ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला है तोड़ना हेट्रोलिटिकली ही है। ओके, तो सल्फर के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये और ये, जब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक, और इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का इससे दूर चला जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सल्फर जो है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से इस सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो आपका ये वाला कैटायन बनेगा और ये वाला अनायन बनेगा आफ्टर क्लीवेज। सिमिलरली अब नेक्स्ट में आपके पास CH3CN, इसके बीच में जो बॉन्ड है ये वाला, इसकी क्लीवेज करनी है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें ये वाला बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि CH3CN का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो दोनों कार्बन तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ही होंगे ना ऑलमोस्ट, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है जी। पहली बात तो इन्होंने हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोला हुआ है, इसलिए हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवानी है। दूसरा पॉइंट ये है कि साइनाइड जो है उसमें जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होने के कारण ये कार्बन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इस कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना इस कार्बन की। ठीक है, अब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली कैसे क्लीव करेगा ये वाला बॉन्ड, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे लाइक दिस। ठीक, क्लियर, क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू दिस कार्बन। क्लियर, तो ये दोनों बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। ये वाला इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा तो इसलिए ये CH3 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ये जो C है ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का ही है ये वाला, क्योंकि बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का था। दूसरा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का पकड़ लिया है इसने, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली CH3Cu, अब थर्ड ये है, इस बॉन्ड की क्लीवेज दिखानी है। ये जो बॉन्ड है ये कैसे टूटेगा, हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली तोड़ना है। और कॉपर और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये CH3Cu लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये हाइड्रोजन और कॉपर का बॉन्ड है, एक्चुअल में ये ऐसे ही है ये कार्बन और कॉपर का बॉन्ड ही है। ओके, क्लियर। और कार्बन और कॉपर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, क्योंकि कॉपर तो मेटल है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक, तो जब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा तो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये जो कार्बन वाला है ये अनायन बनेगा, और ये कॉपर वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाएगा। ओके, तो ऐसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने पे जो है वो चार्ज स्पीसीज बनती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास सैंपल प्रॉब्लम है, गिविंग प्रॉपर जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल।
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में आपने क्लासिफाई करना है। बट बिफोर दैट क्लासिफिकेशन आपको ये जानना जरूरी है कि जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं। ठीक है, एक बार इसको रिकॉल कर लें। जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल्स के लिए कंडीशन क्या थी कि आपकी स्पीसीज के ऊपर कम से कम कोई एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके ऊपर एक लोन पेयर तो पक्का हो ना, क्योंकि वो वही वाला लोन पेयर डोनेट करेगा ना। ओके, क्लियर? अब इन सभी में कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, उसके लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा कि जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे ये जो एचएस है, इसमें हमने सल्फर, यहाँ पे तो उन्होंने सल्फर के लोन पेयर नहीं दिखाए हुए, एक्चुअल में सल्फर के ऊपर 3 लोन पेयर हैं। ओके, क्लियर? ये BF3 के केस में ये रहा BF3, ठीक। इसके केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं दिखाए हुए। इसके केस में नाइट्रोजन के, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर दिखाए हुए हैं। क्लोरोनियम आयन में भी वैसे लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। क्लोरोनियम आयन बनता कैसे है? क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आपके पास क्या बचते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और ये जो कटायन बनता है इसको बोलते हैं क्लोरोनियम कटायन। इसके ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3। ओके, अब इसके केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे है? एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड O, आगे ये CH3 के साथ जुड़ा है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इस कार्बन के पास, इसके इमीडिएट पास कितने इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 ये रहे। वैसे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। क्यों 2 लोन पेयर? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हुआ होगा। ओके, वैसे नाइट्रोजन जो है उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो ऐसे जुड़े होंगे। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लिया है नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हुआ NH2 नेगेटिव आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो अब आप देख पा रहे हो कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब नेक्स्ट है NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बचेंगे कितने इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करवा लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करवा लेगा। ओके, और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। इसको बोलते हैं NO2 पॉजिटिव। ओके, क्लियर? तो ये मैंने सभी के लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए हैं अभी। अब ये बताना है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या है? कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए स्पीसीज के ऊपर जिसको वो डोनेट कर सके। और इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। एक मिनट में आपको डेफिनेशन निकाल के बताता हूँ पहले ये वाली न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, अगर आप भूल गए हो तो। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ओके, क्लियर। जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो दे बिहेव लाइक अ लुईस बेसिस। ओके, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। अब इनके केसेस में जो जो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो कौन कौन सी है? HS नेगेटिव, ठीक है, ये वाली, इसका नेम है एथॉक्सी, एथॉक्सी एनायन। ओके, उसके बाद ये वाली, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो डोनेट किया जा सकता है। और इसमें ये वाली आगे। ओके, और बाकी जितनी स्पीसीज बची BF3, Cl पॉजिटिव, कार्बन, यहाँ पे ये जो आपके पास स्पीसीज है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाली, इन सभी में एक एटम ऐसा पक्का है जिसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं,
CH3 C डबल बॉन्ड O C, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O C, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कैसे आया होगा? एक्चुअल में कार्बन के ऊपर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन था, बट वो इलेक्ट्रॉन निकला था, इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है। गॉट इट? और यहाँ पे एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है इसने, और एक ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, एक CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड। दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल which will make it a इलेक्ट्रोफाइल, जो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए प्रमोट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम एक फील्ड और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है। ठीक है, एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल की भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है, NCH3 थ्राइस, ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जिसको ये इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक, तो इट मींस जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है डोनेशन करने के लिए, तो ये क्या है, ये क्या हुआ आपका, ये एक न्यूक्लियोफाइल हुआ, न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। गॉट इट? तो ऐसे ही है इलेक्ट्रोफाइल। अभी एक अगर इलेक्ट्रोफाइल की भी एग्जांपल और देखनी है, जैसे BF3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो हमने वैसे बड़ी बार पढ़ा हुआ है। BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनाते होते हैं हम, ऐसे ना, ये जो है आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है ये लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है, देयरफॉर इट इज लुईस एसिड, इसलिए ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा BF3। गॉट इट? लुईस एसिड, हालांकि यहाँ पे लुईस एसिड बेस इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए आप बोलोगे कि दिस बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ना इसमें। ओके, देयरफॉर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरह आपने इन दोनों को कैटेगराइज कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। अब इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स बताने हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में वो वाली साइट जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस साइट की बात कर रहे हैं ये, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक तो वो होगा ना जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग इसीलिए होगा ना, क्योंकि उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके पास बेचारे के पास जो चीज नहीं है उसको उसी की भूख होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इनमें बताने हैं मॉलिक्यूल्स में, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में ऐसी कौन सी साइट है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, उस वाले स्पेस को, उस वाले पर्टिकुलर एटम को जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोला जाएगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में, ये आपके पास मॉलिक्यूल, इसका इलेबोरेटेड फॉर्म ये है ना। अब आप देखो, रेजोनेंस तो आपने पढ़ी हुई है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर ही सकते हैं रेजोनेंस में। ठीक, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कार्बन का, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं क्रिएट होगा, इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से इस कार्बन के ऊपर जो एक पी ऑर्बिटल जो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व था ऑक्सीजन के साथ, वो वाला पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल है अब। ओके, क्लियर? तो इसलिए ये जो कार्बन है ये अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, दिस कार्बन विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या था, CH3CN, CH3CN। ओके, अब CH3CN में भी आप देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना साइनाइड में,
साइनाइड ग्रुप ऐसा होता है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, लाइक दिस, ठीक। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ना। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट मींस ये इजीली एक लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH3I। इसके केस में कोई रेजोनेंस तो नहीं होगी, बट इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की इंफॉर्मेशन दे देगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे ये CH3I, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, आयोडीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आपको पता ना, कार्बन और आयोडीन में से आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए आयोडीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मान लो ये मॉलिक्यूल जो है, इसमें आपने ये बताना हो कि सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी है, तो ये कार्बन ही है वो। ओके, तो इट मींस ये जो कार्बन है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है वो इस कार्बन को अटैक करेगी, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भर भर के हों, उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ओके, मतलब मेन बात ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो, क्योंकि उसी एटम के थ्रू वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, किसी बाहर वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट, विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सभी मॉलिक्यूल, ये जो पेयर दिए हुए हैं, जैसे एक ये पेयर दिया हुआ है, एक ये वाला पेयर दिया हुआ है, एक ये वाला पेयर दिया हुआ है, इसमें आपने ये बताना है कि किसका बॉन्ड ज्यादा पोलर है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर है कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ज्यादा पोलर है। ऑब्वियस है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है एज कंपैरिजन टू दिस। नेक्स्ट, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा पोलर है। ऑब्वियस है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। कार्बन की 2.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.0 होती है। 2.1 नहीं, सॉरी, कार्बन की 2.5 के अराउंड होती है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स होती नहीं है, ये वैसे कंपैरिजन के लिए आप यूज कर सकते हो कि कार्बन की 2.5 और ऑक्सीजन की 3.0 के अराउंड। कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर बॉन्ड में से ये जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, बस इसकी पोलैरिटी देखनी है। ऑब्वियस है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ओके, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व कर ली। इससे नेक्स्ट भी अब आज प्रॉब्लम हमने करनी है, व्हाट दे आर सेइंग, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ दिस, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन है ये। In which carbon carbon bond of bromopropane the inductive effect is the expected to be least, जिसपे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लग रहा होगा। इसको अगर इलेबोरेट करके दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। और आपको पता है ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, -I इफेक्ट। ओके, तो -I इफेक्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस कार्बन पे पड़ता है, उससे कम इस कार्बन पे पड़ता है, सबसे कम इस कार्बन पे पड़ेगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे ग्रुप से, ये जो ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है,
जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका, आपके कार्बन्स का, वैसे वैसे इस ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो वीक होता जाएगा। इस कार्बन पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इस ग्रुप की वजह से ये वाला बॉन्ड जो इस ग्रुप और इस कार्बन के बीच में था, ये सबसे ज्यादा पोलराइज होगा। ठीक, पोलराइजेशन की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस कार्बन से, तो ये ग्रुप भी, ये वाला बॉन्ड भी पोलर हो जाएगा। ओके, क्लियर। बट ये इतना पोलर नहीं होगा जितना ये था, ये वाला बॉन्ड पोलर था। और सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन छिन जाने की वजह से ये कार्बन भी थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा एज कंपैरिजन टू दिस कार्बन। तो इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड भी स्लाइटली पोलर हो जाएगा, बट इतना पोलर नहीं होगा कि ये वाले बॉन्ड जितना ही पोलर हो जाए। तो सबसे कम पोलर बॉन्ड कौन सा आया, ये पूछा है इन्होंने। कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट होगा, दैट विल बी सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे मिनिमम होगा। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन, इस आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है। एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरोज, कर्व्ड एरो से मूवमेंट भी शो करनी है। पहले इस एसीटेट आयन का आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दिस विल बी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन विद लोन पेयर्स शोइंग ऑन ऑक्सीजन। जिस स्पीसीज पे जितने लोन पेयर है उनको शो कर दो। ठीक, ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने आ जाएंगे और ये वाले डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं, बट इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को जो है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कंपनसेट कर देगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड जब यहाँ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा ना। तो कार्बन पे जो पॉजिटिव जाना है, आना था इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में लूज हुआ ही नहीं है, वो तो इसको मिल गया यहाँ से इससे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जब बन जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होता क्या था, शायद आप भूल गए होंगे रूल्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप, रेजोनेंस में आप क्या करते हो, मूव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड डबल और ट्रिपल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस में आप या तो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हो या डबल और ट्रिपल पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव कर सकते हो। कभी भी सिग्मा बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं कर सकते ड्यूरिंग रेजोनेंस। ओके, हालांकि एक ऐसी रेजोनेंस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके पास, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने हैं। इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सबसे पहले इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको वैसे खुद बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये CHO होता क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का ये स्ट्रक्चर होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें क्या क्या रेजोनेंस हो सकती है, इसमें ये रेजोनेंस हो सकती है कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन सी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, दैट विल बी लाइक, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक, क्लियर। मॉलिक्यूल पहले भी ओवरऑल जीरो चार्ज था मॉलिक्यूल के ऊपर, अब भी अगर ओवरऑल चार्ज चेक करोगे वो भी जीरो है। मैंने आपको ये पहले भी रूल बताया हुआ है कि रेजोनेंस के दौरान ओवरऑल चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता। अगर आपका मॉलिक्यूल ओवरऑल जीरो चार्ज वाला है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का भी ओवरऑल चार्ज जीरो ही होगा, तो इसका भी जीरो है, +1 -1, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, जीरो। ओके, तो आपके पास अब ये है,
ठीक, अब आप क्या करो, अब एक और रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें। कौन सी रेजोनेंस पॉसिबल है कि ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएं, ओके, और जब ऐसा होगा तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, बट इस कार्बन में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या आप ऐसा कह लो कि ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी दिस। ठीक है, तो ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। दीज थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर देयर। ओके, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होता है? ठीक है, रेजोनेंस के स्टेबिलिटी के रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। ओके, उसमें हमने बोला था कि जिस रेजोनेंस में कोई चार्ज ना हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्ट्रक्चर। तो वन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। अब इन दोनों में से दूसरे नंबर पे कौन आएगा स्टेबिलिटी में? इसमें देखो चार्ज के सेपरेशन का डिस्टेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव में सिर्फ एक बॉन्ड का फासला है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में सिर्फ एक बॉन्ड का फासला है। बट इसके केस में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तीन बॉन्ड्स का फासला है, ये वाले तीन। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना उतना ही मुश्किल होगा। और अगर आपकी जो स्पीसीज है चार्ज, अगर उसमें चार्ज रह रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फॉर्म में, वो भी सेपरेटेड, तो चार्जेस को सेपरेट करके रखने में भी एनर्जी जाएगी ना। ओके, और जितने ज्यादा चार्जेस आपके दूर होंगे वो एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि एक तो आपने चार्जेस डेवलप किए, दूसरा दूर भी किए हैं। डेवलप करने के बाद उन चार्जेस को दूर दूर भी कर दिया, दूर करने में भी एनर्जी लगी और चार्ज क्रिएट करने में भी एनर्जी लगी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो थर्ड वाला है, क्योंकि इसके केस में एक तो चार्जेस भी क्रिएट हुए हैं, दूसरा चार्जेस हैं भी दूर दूर आपस में एक दूसरे से, तो थर्ड वाला सबसे लीस्ट है। ठीक, और सेकंड वाला मिडवे, सेकंड वाला यहाँ पे आएगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ये जो फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये जो थर्ड वाला है ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। फर्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल सिंस बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम हैज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है इवन। बट जैसे ही ये रेजोनेंस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ऑक्टेट की टर्म में भी, जैसे ही ये रेजोनेंस हुई तब क्या हुआ? ठीक, इन्होंने तो एक और बना दिया स्ट्रक्चर, वो वाला भी, इसकी भी डिस्कशन करते हैं, बाद में करते हैं, पहले पहले इसको समझो। ये चार्जेस की टर्म में क्लियर हो गया, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन बाद वाली, दूसरे वाली बाद में करते हैं। ओके, इसको छोड़ दो ये वाली एक्सप्लेनेशन को, ये वाला अभी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। और ये तो सबसे कम स्टेबल है, क्यों, उसकी बात भी करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सैंपल प्रॉब्लम लास्ट। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, CH3 COO CH3, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3।